नमस्कार साथियों, दीक्षा देववाणी में पुनः आपका हार्दिक स्वागत। आज हम नए प्रकरण के साथ नया टॉपिक शुरू करते हैं और हमारा जो प्रकरण है वो होगा लकार और धातुएं। देखिए, लकार और धातुएं, यद्यपि ये जो टॉपिक है ये देखने में हमें बहुत साधारण लगता है। क्योंकि प्रारंभिक जो शिक्षा है वहाँ से हम इस टॉपिक को पढ़ते हुए आ रहे हैं और याद करते हुए भी आ रहे हैं। लेकिन अब प्रतिस्पर्धा इतनी कठिन हो गई है कि हम किसी तरह का कोई प्रश्न परीक्षा में हल करने से न छोड़ें और उसके लिए हम गहराई तक इनका अध्ययन करें। महत्वपूर्ण बात क्या है? देखिए, लकार जब कक्षा 8 तक हमें पढ़ाए जाते हैं तो हम 5 लकारों का अध्ययन करते हैं और पाठ्यक्रम में भी 5 लकारों और उनसे संबंधित धातुओं के रूप ही पूछे जाते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लकारों के बारे में जानें। जैसा आपको पता है कि लकार, पुरुष और धातु रूप, इनका एक संबंध है। 3 वचन, 3 पुरुष और उनके अनुसार चलने वाले जो धातुओं के रूप हैं, किस लकार में किस तरीके से रूप चलते हैं, ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ती है। तब जाकर हमारे धातु रूप या परीक्षा में पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं वो हम सही कर पाते हैं। दिक्कत कहाँ आती है कि मान लो लट लकार का कोई रूप दिया और धातु आत्मनेपदी है, परस्मैपदी है, उन दोनों में से मान लो, या उभयपदी है, उभयपदी धातु का रूप आत्मनेपद दे दिया, लट लकार दे दिया, तो फिर हम थोड़ा हमारा कन्फ्यूजन हो जाता है और वो हम दूर करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो साथियों, हमें धातु और लकार से संबंधित कोई भी प्रश्न हमारा गलत ना हो, उसके लिए सबसे पहले हम लकार के विषय में जानें कि लकार होते क्या हैं, इनको लकार क्यों कहा जाता है और ये किस प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। अब लकार को, लकार तो इसी सामान्य रूप से हम जानते हैं कि लकार जो है वो समय या काल का बोध कराते हैं, लेकिन नहीं, काल का ही बोध नहीं कराते। कुछ लकार ऐसे हैं जो वृत्ति बोधक भी होते हैं। परीक्षा में इस तरीके से पूछा जा सकता है कि लकार कौन कौन से हैं, किस तरीके से इनको विभाजित किया गया है, टित लकार कौन से हैं, गित लकार कौन से हैं, या काल बोधक लकार कौन से हैं और वृत्ति बोधक लकार कौन से हैं। हम सामान्य रूप से तो यही समझते हैं जब प्रारंभिक शिक्षा में कि लकार काल का ही बोध कराते हैं, लेकिन कुछ लकार ऐसे हैं जो वृत्ति का भी बोध कराते हैं। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम से इसे समझेंगे संक्षिप्त रूप से, और आपको लकार और उससे संबंधित जो समस्या है वो बिल्कुल निश्चित रूप से आपकी दूर हो जाएगी। अब देखिए, लकार, जैसे लकार और धातुएं, धातुएं मैंने इसीलिए जोड़ी है क्योंकि इनका संबंध है, क्योंकि जो भी धातु है उसके सभी जो 10 प्रकार के जो लकार है उनमें उनके रूप चलते हैं, इसलिए हम इनको साथ लेकर चलते हैं। अब देखिए, लकार जो होते हैं, लकार को लकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितने भी लकार है वो लय से शुरू होते हैं, इसलिए उनको लकार कहा जाता है। और लकार होते हैं 10 लकार होते हैं, क्योंकि हमें प्रारंभिक शिक्षा में 5 ही लकार पढ़ाए जाते हैं, लेकिन 5 लकारों के बारे में हमें इतना गहराई से नहीं पढ़ाया जाता। तो लकार कितने होते हैं हमारे? 10 कौन कौन से होते हैं हमें संक्षिप्त रूप में देख लेते हैं। देखिए, ए, ई, उ, री, ए, ओ, इस माहेश्वर सूत्र की जो क्रम है उस क्रम से हम चलते हैं। तो देखिए, लट लकार, लिट लकार, लुट लकार, लिट लकार, लेट लकार, लोट लकार, फिर लंग लकार, लिंग लकार, लुंग लकार और लिंग लकार, ये हमारे 10 लकार हैं। इसको अब ध्यान से देखिए आप, इन 10 लकारों में इधर के जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 लकार जो है ये कहलाते हैं टित, क्योंकि इन सब में टे की इत संज्ञा हुई है। ये देखिए, लट है, लिट है, लुट है, रिट है, लेट, लोट। इसलिए ये जो लकार है 6 लकार तो हमारे कहलाते हैं टित। ये यहाँ प्रश्न बनता है, टित लकार कितने हैं? 6। उसके बाद देखिए, लंग, लिंग, लुंग और लिंग, इनमें गे की संज्ञा हुई है, इसलिए ये लकार हो गए हैं गित। 4 हमारे गित लकार हो गए, कुल हो गए हमारे 10 लकार। इसमें देखिए महत्वपूर्ण
जो बात है, लेट लकार जो है इसका प्रयोग वैदिक संस्कृत में किया जाता है। तो इसका अध्ययन हम नहीं करेंगे। तो लेट लकार वैदिक संस्कृत में है। उसके बाद बचे हमारे शेष लकार है, उन लकारों को हम दो तरीके से विभाजित कर सकते हैं। एक कालबोधक लकार, दूसरे वृत्तिबोधक लकार। कालबोधक लकार वो है जो समय या काल का बोध कराते हैं, और वृत्तिबोधक वो है जो वृत्तियों का बोध कराते हैं। आज्ञार्थक है, आशीर्वादात्मक है, इस प्रकार चार ही अर्थ में, जैसे लिंग लकार है, विधिलिंग है। अब कालबोधक जो है, देखिए महत्वपूर्ण चीज़ है। देखो कालबोधक जो लकार है, सुविधा की दृष्टि से यहाँ देखिए हम पढ़ते हैं कि काल कितने हैं। सामान्य रूप में हम जानते हैं कि वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। कालबोधक जो लकार है, हम पहले काल के हिसाब से हम यदि चलते हैं तो पहला वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल, तीसरा भविष्यत काल। वर्तमान काल को लट लकार कहते हैं। वर्तमान लट हम खूब अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं इसको। तो लट लकार जो एक प्रकार का हो जाता है, इसे कहते हैं वर्तमान काल को क्या कहते हैं, लट लकार रूप चलते हैं उसके, भवति, भवतः, भवन्ति, इस तरीके से रूप चलते हैं। दूसरा आता है भूतकाल। भूतकाल को हम तीन तरीके से विभाजित कर देते हैं। तीन तरीके से, अद्यतन जिसे या सामान्य भूत, अनद्यतन भूत और परोक्ष भूत। अद्यतन लुंग लकार, इसके रूप अभूत, अभूताम, इस तरीके से चलते हैं। अनद्यतन लंग, इसको लंग लकार है, इसके रूप अभवत, अभवताम, इस तरीके से चलते हैं। और परोक्ष भूत जिसे लिट लकार का कहते हैं, परोक्ष से लिट, और इसके बभूव, बभूव, तू, बभूव, इस प्रकार रूप चलते हैं। क्या है इनमें अंतर, देखिए। अद्यतन और अनद्यतन से तात्पर्य है कि ऐसा भूतकाल जो 12 घंटे की अवधि से पहले हो चुका हो, रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक, या दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक, उस समय अवधि में से पूर्व होने वाला उस लकार को, उस समय को ध्यान में रखते हुए हम इनका विभाजन करते हैं। तो अद्यतन का मतलब है कि अभी वर्तमान के जो ज़्यादा नज़दीक है। अनद्यतन का मतलब है जो उस 12 घंटे की अवधि से पूर्व घटित हुआ है। और परोक्ष भूत उसे कहते हैं जिसको कहने वाले और सुनने वाले उसने देखा ही ना हो, परोक्ष भूत कहा जाता है। जैसे प्राचीन काल की बातें करें, या हम हितोपदेश या पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़ें, तो हमें वहाँ लिखेंगे ऐसा मिलता है कि एक है नरप्रति बभूव, इस तरीके के हमें उदाहरण मिलते हैं। वो ऐसे हैं कि उसको हमने देखा नहीं, ये कहलाता है परोक्ष भूत। फिर आता है हमारा भविष्यत काल। अब भविष्यत काल भी दो प्रकार का होता है। अद्यतन भविष्यत, इसे लिट लकार कहा जाता है, और उसके रूप भविष्यति, भविष्यत, भविष्यन्ति, इस प्रकार चलते हैं। और दूसरा आता है अनद्यतन भविष्यत, जिसके रूप भविता, भवितारऊ, भवितारय, इस तरीके से चलता है। तो यहाँ तक जो हमारे जो लकार है, कालबोधक लकार, ये कितने हो जाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो कालबोधक जो हमारे लकार है वो हो जाते हैं 6। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है यहाँ से कि कालबोधक लकार कितने हैं, 6। अब आते हैं हमारे वृत्तिबोधक लकार। वृत्तिबोधक लकार हमारे 3 हैं। लोट लकार, आज्ञार्थक, जिसके रूप भवतु, भवता, भवन्तु, पठतु, पठताम, पठन्तु, इस तरीके से चलते हैं। दूसरा है लिंग लकार। लिंग लकार में 2 प्रकार की वृत्ति हैं, एक विधिलिंग और दूसरा आशीर्लिंग। विधिलिंग भवेत, भवेताम, भवेयु, इस प्रकार रूप चलते हैं। आशीर्लिंग भूयात, भूयास्ताम, भूयासु, इस प्रकार रूप चलते हैं। और तीसरा है लिंग लकार, जिसे हम क्रियातिपत्ति कहते हैं। ये जब प्रयोग में लाया जाता है जब एक क्रिया की पहले होने वाली जो क्रिया की सिद्धि है, दूसरी उसके पश्चात दूसरी क्रिया होने वाली हो, तो वहां हम ए भविष्यत, ए भविष्यताम, इस प्रकार के रूप बनाते हैं, वो कहलाता है लिंग लकार। तो 3 वृत्तिबोधक लकार है, इनका जब हम लिंग को 2 तरीके से विभाजित करते थे तो ये 4 प्रकार का हो जाता है। तो ये हो गए हमारे वृत्तिबोधक और ये हो गए हमारे काल बोधक। तो साथियों, इस तरीके का प्रश्न जब पूछा जाए कि तो ये हमें पता होना चाहिए कि 10 लकारों को हम किस तरीके से विभाजित करें। इसको सुविधा की दृष्टि से आप
इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब साथियों, लकार का सामान्य परिचय के बाद मैं सुविधा की दृष्टि से इन लकारों के रूप कैसे चलते हैं आपको मैं प्रथम पुरुष के तीनों वचनों के रूप या मैंने लिख दिए हैं। आप पेन लीजिए, कॉपी लीजिए और सुविधा की दृष्टि से बहुत काम आने वाला है। आप इसको लिखिए। देखिए मैं बता दूँ, वर्तमान काल, जो कालबोधक जो हमारे लकार हैं उनमें से वर्तमान काल जिसे लट लकार कहा जाता है, उसके रूप चलेंगे भवति, भवतः, भवन्ति, भवसी, भवतः, भवत, भवामि, भवावै, भवामः। उसी तरह भूतकाल, भूतकाल में जो पहला है अद्यतन जिसे लुंग कहा जाता है, उसके रूप अभूत, अभूताम, अभूवन, इस प्रकार चलेंगे। लंग लकार अनद्यतन जिसे कहा जाता है अभवत, अभवताम, अभवन, इस प्रकार चलेंगे। और लिट लकार परोक्ष भूत जिसे हमने देखा नहीं ऐसा भूत, उसके बभूव, बभूवतु, बभूवु, इस प्रकार चलेंगे। फिर भविष्यत काल है, भविष्यत काल को दो भागों में विभाजित किया है। तो लिट लकार जो है उसके अद्यतन जो भविष्यत कहा जाता है, भविष्यति, भविष्यत है, भविष्यन्ति, इस प्रकार रूप चलेंगे। और अनद्यतन जिसे लुट कहते हैं उसके भविता, भवितारो, भवितारा, इस प्रकार रूप चलेंगे। फिर आता है हमारा लोट लकार आज्ञार्थक। ये ऊपर के जो थे ये तो हमारे कालबोधक और ये हैं अब हमारे वृत्ति बोधक। वृत्ति बोधक है आज्ञार्थक जिसे लोट लकार कहा जाता है, भवतु, भवताम, भवन्तु, इस तरीके से रूप चलेंगे। फिर विधिलिंग जिसको हमने लिंग लकार है इसको दो भागों में विभाजित किया। विधिलिंग चाहिए अर्थ में भवेत, भवेताम, भवेयु, और आशीर्वाद अर्थ में आशीर्लिंग जो चलता है भूयात, भूयास्ताम, भूयासु, इस प्रकार इनके रूप चलेंगे। और फिर आता है हमारा लिंग लकार जो क्रियातिपत्ति है, एक क्रिया और से दूसरी क्रिया की सिद्धि जहाँ पाई जाती है वहाँ रूप इस तरीके से चलेंगे भविष्यत, भविष्यताम, भविष्यना। तो साथियों ये जो सारणी है इसको आप अपनी सुविधा की दृष्टि से आप कॉपी और पेन में उतार लीजिए और एक एक बार इनका अध्ययन कर लीजिए। निश्चित रूप से इस सारणी से पूछा गया प्रश्न आपका निश्चित रूप से सफलता दिलाएगा। सुविधा की दृष्टि से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो साथियों लकार का सामान्य विवेचन के पश्चात अब हम आते हैं धातुओं पर। संस्कृत साहित्य में, संस्कृत व्याकरण में लगभग 1970 धातुएं हैं और इन धातुओं को सभी को याद करना बहुत मुश्किल कार्य है। लेकिन यदि हम इस तरीके से विभाजित करते हैं इन धातुओं को, देखिए परस्मैपदी धातुएं, आत्मनेपदी धातुएं और उभयपदी धातुएं। पाठ्यक्रम जो फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड का निर्धारित किया गया है उनमें उनका विभाजन किया हुआ है। तो सुविधा की दृष्टि से हम क्या करें कि ये परस्मैपदी धातुएं हैं, ये आत्मनेपदी धातुएं हैं और ये उभयपदी धातुएं हैं, ताकि उन जिस पद की जो धातु है उनका स्वरूप हमारे समझ में आ जाए और हमें याद करने में परेशानी नहीं होगी। अब बात आती है कि धातुओं के गण कितने हैं। तो कुल धातुएं जो है 1970 जो धातु हैं उनको 10 गणों में विभाजित की गई है। गण का मतलब है उनको एक जिस गण में जिस धातु को रखा गया है उसकी जो पहली जो धातु है उसको उसी का नाम दे दिया गया है। जैसे पहले सबसे पहले गण हमारा आता है भवादि गण, तो भवादि गण में पहले भू धातु आती है इसलिए उस गण का नाम रख दिया भवादि गण। ऐसे जैसे देवादि गण है तो पहली धातु दिव है इसलिए उसको देवादि गण है। तो हम देखते हैं कि पहले तो 10 गण कौन से हैं। यहाँ एक प्रश्न बनता है गणों की संख्या, धातुओं की संख्या और उन धातुओं में लगने वाला विकर्ण। तो विकर्ण से संबंधित जो प्रश्न है वो पूछा जा सकता है जो हमारा गलत नहीं होना चाहिए। तो पहले देखते हैं हम 10 गण कौन से हैं हमारे। देखिए कुल धातुएं हैं 1970, उन धातुओं को 10 गणों में विभाजित किया है। भवादिगण, अदादिगण, ज्योत्यादिगण, देवादिगण, स्वादिगण, तुदादिगण, रुदादिगण, तनादिगण, क्रियादिगण और चुरादिगण। इनमें देखिए भवादिगण में 1035 धातुएं हैं। पूछा जा सकता है कि गणों में सर्वाधिक जो धातु है वो किसकी है, तो वो हमारा उत्तर होगा
भवादी गण है। सबसे ज़्यादा धातुएं इसमें मिलती है। इसके बाद चौरादी गण की धातु हैं, वो सबसे ज़्यादा आती है, 411 के लगभग इनके चौरादी गण में है। तो भवादी गण है, भवादी गण में कुल 1035 धातुएं हैं और भवादी गण में हम शप विकरण इसमें लगता है, शप का अशेष बचता है। जब हम भवती की सिद्धि करते हैं तो कर्तरी शप से शप का आगम होता है, शप का अशेष बचता है। तो साथियों, इन 10 गणों के जो विकरण है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ये हमें याद होना चाहिए। और मैं इस जो सारणी है उसमें मैंने धातु, गण, उनकी संख्या, उनके विकरण और विकरण से शेष बचा हुआ क्या बचता है और उसका सूत्र यहाँ मैंने लिखा हुआ है, आप इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो भवादी गण की 1035 धातुएं हैं, इसका विकरण शप होता है, शप का अशेष बचता है, कर्तरी शप से यहाँ शप का आगम होता है। अदादि गण है, इसमें कुल 72 धातु हैं, यहाँ भी विकरण शप होता है और शप का स्लू, स्लू का मतलब पूरे शप का लोप हो जाता है, तो यहाँ कोई शेष नहीं बचता है और इसका सूत्र है अधि प्रवृत्तिभ्य शप है। फिर ज्योत्यादि गण, इसकी कुल 24 धातुएं हैं, यहाँ भी शप विकरण का आगम होता है और यहाँ भी स्लू हो जाता है, मतलब कुछ शेष नहीं बचता और इसका सूत्र है ज्योत्यादिभ्य स्लू। दिवादी गण की कुल 140 धातुएं हैं, यहाँ विकरण जो होता है वो शन विकरण होता है, शन का यह शेष बचता है और सूत्र होता है दिवादिभ्य शन। स्वादि गण की कुल 35 धातु हैं, इसमें विकरण स्नु लगता है, स्नु का नु शेष बचता है और सूत्र है स्वादिभ्य स्नु। तुदादि गण की 157 धातुएं हैं, इसका विकरण जो श है और श का अशेष बचता है और सूत्र होता है तुदादिभ्य श। इसी तरह रुदादि गण की कुल 25 धातु हैं, इसमें जो विकरण लगने वाला है वो श्रम है, श्रम का न शेष बचता है, रुदादिभ्य श्रम, ये इसका सूत्र है। तनादि जो गण की धातु है उनमें कुल धातुएं 10 है और इसमें विकरण ऊ लगता है, ऊ शेष बचता है और सूत्र होता है इसका तनादिभ्य तनादि क्रियभ्य ऊ। क्रियादि गण की 61 धातु हैं, इसमें स्ना विकरण लगता है, स्ना का ना शेष बचता है क्रादिभ्य स्ना सूत्र से। और चुरादि गण की 411 धातुएं हैं और चुरादि गण में साथियों 2 विकरण लगते हैं, 2 आते हैं, एक तो निच आता है, निच प्रत्यय लगता है, सॉरी एक तो निच प्रत्यय लगता है, सब इसमें विकरण लगता है और निच का ई शेष बचता है और सब का अशेष बचता है, इसलिए चोरियति चोरियत इस तरीके से उसके रूप चलते हैं और चौरादिभ्य निच और कर्तरी शब्द से यहाँ भी सब आगम होता है। तो ये साथियों 10 गण की जो धातु हैं, कुल धातुएं, इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है। सबसे ज़्यादा धातुएं भवादी गण की है, भवादी गण के बाद चौरादी गण की है और सबसे कम धातुएं कौन से गण में है, तो तनादि गण में केवल 10 धातु हैं। इस प्रकार का यहाँ प्रश्न बनता है। दूसरा प्रश्न यह बनता है कौन से गण में कौन सा विकरण लगता है, तो कौन से गण में कौन सा विकरण लगेगा ये हम इस सारणी से अच्छी तरह से जान सकते हैं। अब इसमें देखिए पूरे जो 2 लकार है उनमें से हम विभाजित करें तो कुछ तो है सार्वधातुक और कुछ है आर्धधातुक। सार्वधातुक में कौन होता है, लट लोट लंग और विधि, ये 4 जो है लकार ये सार्वधातुक माने जाते हैं और शेष बचे हुए 6 इनको आर्धधातुक कहा जाता है। लिट लुंग लिट लंग लिंग और लुट और रिंग, ये 6 जो लकार है इनको आर्धधातुक कहा जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि निम्न में से सार्वधातुक लकार है, तो ये 4 लकार सार्वधातुक है, आर्धधातुक कौन से हैं, तो लिट लुंग ये 6 आर्धधातुक है। तो साथियों बहुत ही लकार वाली जो सारणी है उसमें से और धातु के गण और उनकी धातुओं की संख्या और उनमें लगने वाले विकरण और विकरण से बचने वाला शेष, इससे संबंधित जो भी प्रश्न आएगा मेरा विश्वास है इस सारणी से निश्चित रूप से सफल होगा। आप सुविधा की दृष्टि से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो साथियों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आप बड़े जोश से इस प्रकार तैयार करते रहिए और आने वाली परीक्षाओं में आप सफलता हासिल करते रहिए। इसी के साथ
धन्यवाद।